Hello student, in previous video we have seen about the natural resources, type of natural resources and coal. Now in this video, in second part of video, we will read about the petroleum. Petroleum is also natural resources. It is exhaustible natural resources. All of you know very well that petrol and diesel are obtained from natural resource called the petroleum. Petroleum is a dark, thick, oily liquid. It has very unpleasant odor. The petroleum word is derived from petra. Petra means rock and oleum word means oil. The petroleum word is derived from two words petra and oleum. Petra means rock, oleum means oil. Petroleum was formed from organisms living in sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. पेट्रोलियम जो है ये समुद्री जीवों से बनता है। जब वे मर जाते हैं जलीय प्राणी जीव, वे सी बॉटम में सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और उसके ऊपर रेत मिट्टी से उनकी बॉडी कवर हो जाती है, ढक जाती है और इस तरह से वे अंदर डीप और डीप पर जाते रहते हैं, दब जाते हैं और बहुत अत्यधिक प्रेशर की वजह से ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी है ये लाखों वर्ष बाद हवा के अब्सेंस में, अनुपस्थिति में, अत्यधिक तापमान के कारण और अत्यधिक प्रेशर के कारण ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह से हमने कोयले के उत्पादन में हमने देखा था कि वहाँ पर जो डेड वेजिटेशन जो थे वो मिट्टी में दब जाते हैं और धरती के नीचे गहराई में चले जाते हैं और अत्यधिक तापमान और प्रेशर की वजह से वो डेड वेजिटेशन कोयले में परिवर्तित हो जाती है और उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ये हम देख चुके हैं। इसमें समुद्री जीव जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है समुद्र में, वो जब मर जाते हैं वो समुद्री बॉटम में वो सेटल हो जाते हैं, बेस में सेटल हो जाते हैं और उसके ऊपर परत दर परत रेत मिट्टी जमते जाती है और वे गहराई में जाते हैं और अत्यधिक तापमान और प्रेशर की वजह से वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में तब्दील हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एज शोन इन दिस फिगर। यू कैन सी figure number 5.4, this oily layer, it is a petroleum layer deposited on the surface of the water inside the earth, and the gas which is known as the petroleum gas is deposited over the petroleum. Above the petroleum layer it is deposited. After mining, the petroleum gas and petroleum, both these extracted from the earth crust. Let we see later on. Now we get many things like the petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, एक्सेट्रा फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें कई वस्तुएं मिलती हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। जिस प्रोसेस से हमें
ये वस्तुएं प्राप्त होती है, ये पेट्रोलियम के इंग्रेडिएंट्स है, ये जिस प्रोसेस के द्वारा हम प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। और ये रिफाइनिंग प्रोसेस कहाँ पर कैरी की जाती है, कहाँ पर होता है? ये पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये पिक्चर 5.5 में दिखाया गया है। ऐसे बड़े बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, ऐसे कई चीज़ें हमें प्राप्त होती, कई मटेरियल हमको प्राप्त होती है और उस प्रोसेस को पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को। और यहाँ पर इस टेबल नंबर 5.1 में प्रोडक्ट के लिस्ट दिया हुआ है और उसके यूजेस दिया हुआ है। पेट्रोलियम गैस, इन लिक्विड फॉर्म इसे कहते हैं LPG, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन आवर होम। दिस फ्यूल इज यूज्ड टू कुक द फूड आइटम। Petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin wax, bitumen, all these are the petroleum product. These are the constituent of petrol. It has many uses. These constituents we get from the petroleum after refinery process. Later on we will discuss about the natural gas. Natural gas deposited over the surface of पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम के लेयर के ऊपर ये गैस जमा हो जाती है और इसे भी ड्रिल करके निकाला जाता है। जिस तरह से पेट्रोलियम को ड्रिल करके निकालते हैं उसी तरह से नेचुरल गैस को भी ड्रिल करके निकाला जाता है। द नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और जिसे CNG कहा जाता है। CNG इज ए वेरी गुड फ्यूल for transport vehicles. It is used nowadays, it is used as a fuel in vehicle because it is a very clean fuel. It do not pollute the environment. Natural gas is also used as a starting material for manufacture of many chemicals and fertilizers. ये बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को और खाद को बनाने के लिए इस नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये हमारे देश में इन स्थानों में नेचुरल गैस यहाँ से प्राप्त होता है हमें। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। Now some natural resources and limited. Some natural resources are limited. ये जो natural resources है ये पहले मैंने कहा था कि ये limited है, इसीलिए इसे exhaustible natural resources कहा जाता है क्योंकि ये भविष्य में कुछ सालों बाद ये लुप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें कुछ कदम उठानी चाहिए इसके प्रति। तो हम उसके प्रति क्या कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे इस पैराग्राफ में। You know that coal and petroleum are fossil fuel. It requires the dead organisms million of years to get converted into this fuel. ये फ्यूल के रूप में पेट्रोलियम कोल जो है इसे बनने में बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जबकि हम इसे कंज्यूम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं लेकिन ये बन उतनी मात्रा में नहीं पाता है धरती के नीचे, बिकॉज इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। On the other hand, knows the reserves of these well last only a few hundred years. और धरती के नीचे जितना भी पेट्रोलियम है, कोल है, वो कुछ और साल तक चल सकती है। Moreover, burning of this fuel is a major cause of air pollution. इसके अलावा ये जब बर्न होता है फ्यूल के रूप में तब इसमें से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है और वो एयर को पोल्यूट करती है। देयर यूजेस इज ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। इस तरह के फ्यूल को जब हम यूज़ करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है।
It is therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary. हम इस फ्यूल का उपयोग वहीं पर करना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो. This will result in better environment, small risks of global warming and their availability for a long period of time. तो इसका यूज़ कम करके हम इन्वायरमेंट के प्रति फ्रेंडली हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं. पीसीआरए, भारत में पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये लोगों को कुछ एडवाइस देती है पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए. क्या एडवाइस है? ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. हम जब व्हीकल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट स्पीड में चलाना चाहिए. कम ज़्यादा स्पीड बार बार नहीं करना चाहिए, उससे पेट्रोल डीजल की खपत ज़्यादा होती है. जब भी हम कोई वाहन चलाते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसे एक कांस्टेंट स्पीड में चलाना चाहिए. इससे पेट्रोल डीजल की खपत कम होती है. Switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. हमें ट्रैफिक लाइट में इंजन को ऑफ कर देना चाहिए या उस स्थान पर ऑफ कर देना चाहिए जहां पर हमें कुछ समय तक वेट करना है. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. टायरों में हवा का दबाव सही होना चाहिए. उससे भी कम दबाव होने से भी पेट्रोल डीजल की खपत ज़्यादा होती है वाहनों में. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. वाहनों का समय समय पर मेंटेनेंस करना चाहिए, सर्विसिंग कराते रहना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम हो. तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम पेट्रोल डीजल की खपत को कम कर सकते हैं. So here we end our lesson. I hope all of you will understand this lesson.